गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि किस संकरण क्या है, संकरण को आप कैसे करवाते हैं, संकरण का उद्देश्य क्या था और इस दौरान आपको किन किन प्रक्रियाओं को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब आज हम कुछ अलग अलग विधियों द्वारा क्या करेंगे, संकरण करेंगे और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सेग्रीगेशन स्पीशीज को बनाएंगे। यानी कि अलग अलग हमारे जो ऐच्छिक लक्षण हैं उनको देखकर हमने क्या करवाए हैं, संकरण करवाए हैं। और संकरण करवाने के बहुत सारे मेथड है, यानी पादपों में संकरण जो द्वारा प्रजनन कराने की बहुत सारी विधियां हैं। उनमें सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है वंशावली विधि, फिर आती है पुंज विधि, फिर आती है प्रतीप संकरण और फिर आता है हमारे पास में बहुसंकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वंशावली विधि को। देखिए वंशावली विधि में क्या है, यहाँ पर देखिए F2 जनरेशन से यानी कि दूसरी जनरेशन से आप जनक ले लेंगे, जनक से पहली पीढ़ी बनवा लेंगे। पहली पीढ़ी बनवाकर जब आप उसके बाद में उसकी स्वपरागण द्वारा, उसकी सेल्फिंग द्वारा जब दूसरी पीढ़ी बनवाएंगे ना, वहां से हम क्या करना शुरू करेंगे, चयन करना शुरू करेंगे चीज़ों का। तो वंशावली में F2 तथा बाद की पीढ़ियों में एकल पौधों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। यानी कि अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे आप पौधों का क्या करेंगे, चयन करेंगे। उनकी संततियों को अलग अलग कतारों में लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ कतारें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सभी चयन किए गए पौधों के जनक व पूर्वजों का रिकॉर्ड रखा जाता है और इसे हम वंशावली रिकॉर्ड कहते हैं। भाई वंशावली का मतलब क्या है, वंश है या नहीं है। तो आप जिस पीढ़ी से शुरू करोगे और आखिरी पीढ़ी तक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं पीढ़ी तक आप पूरा का पूरा क्या बना के रखोगे, यहाँ पर रिकॉर्ड बनाकर रखोगे। चलिए देखिए अब इस मेथड के अंदर क्या आता है। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम सबसे पहले प्रथम वर्ष के ऊपर आते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे, इसलिए हमने आपकी पूरी की पूरी किताब का क्या ले लिया है, चार्ट ले लिया है, ताकि हम ढंग से बात करें। तो हम पहले वर्ष में आ रहे हैं और हम चुने गए संकरणों को ले रहे हैं। चुने गए संकरण का मतलब भाई आप लोगों को मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पर मैं चावल का एक पौधा ले रही हूँ। अब चावल का ये जो P1 वाला पौधा है ना, मान लीजिए इसके अंदर जो उत्पादकता है, उत्पादन जो है वो इसका ज़्यादा है। और मान लीजिए P2 जो पौधा, इसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये स्वयं ही क्या है, रोग प्रतिरोधी है। तो इसका उत्पादन तो ज़्यादा है लेकिन ये रोग प्रतिरोधी नहीं है, तो इसके लिए मुझे कीटनाशकों का या रोगनाशियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो मेरा P2 वाला जो मैंने प्लांट लिया है, पादप लिया है, वो क्या है, स्वयं में ही रोग प्रतिरोधी है। यानी कि उसके पास उत्पादन इतना नहीं होता है, उसके एक पौधे पे इतनी बीज बालियाँ नहीं आती है, लेकिन वो रोग प्रतिरोधी है। ऐसे बहुत से गुण जो इन दोनों पादपों में अलग अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही पादप में आ जाए और हमें फ़ायदा हो जाए। क्योंकि पादप प्रजनन हम क्यों करते हैं, जिन प्रारूपों में परिवर्तन हम क्यों करते हैं, ताकि हम मनुष्य को क्या हो जाए, फायदे हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम वर्ष के अंदर आए और प्रथम वर्ष में हमने क्या लिए हैं, ये जनक लिए हैं। तो पेरेंट्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, जनक भी लिख सकते हो। और आपने दो अलग अलग पादपों को क्या करवाया है, संकरण करवाया है। इनकी जाति समान हो सकती है, इनकी वैरायटी समान हो सकती है, ये सब कुछ, जाति एक हो, वैरायटी अलग अलग हो, कुछ भी करके, है ना। अब देखिए बेटा, अब क्या हो जाएगा इसमें, इससे हमें क्या मिलेगी, F1 पीढ़ी मिलेगी। तो कुछ लक्षण P1 पादप के भी आ जाएंगे और कुछ लक्षण P2 के भी आ जाएंगे। F1 मैंने आपको बताई थी प्रथम पीढ़ी है ये, F1 का मतलब आप लोग क्या समझेंगे, प्रथम पीढ़ी। अब हम प्रथम पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर उगाते हैं जिससे अधिक दूरी में F2 के बीज प्राप्त हो सके। अब हम F1 पादपों को क्या उगाएंगे, देखिए पहली बात तो F1 से F2 मिल रहे। मैडम यहाँ पर आप दो जनक नहीं ले रहे, भाई यहाँ पर आपने क्या थी, वैरायटी अलग अलग ली थी, है नहीं है। अब F1 पीढ़ी में आपको वो वैरायटी मिल गई है जिसके अंदर इन दोनों वैरायटियों के क्या है, लक्षण है, लेकिन पूर्ण रूप से आने चाहिए ना, शुद्ध रूप से लक्षण आने चाहिए, मैंने बोला था, तभी तो जाके हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो हम इन F1 पीढ़ी में ही क्या कराएंगे, इसी में हम क्या करा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। लेकिन स्वपरागण करवाने के लिए इस F1 पीढ़ी से जो भी बीज उगेंगे हम उनको लगाएंगे ना, उनको हम उगाएंगे और उससे हमें F2 पीढ़ी मिलेगी, है या नहीं है। तो ये जो F1 पीढ़ी से हमें बीज मिलेंगे ना, समुचित दूरी पे लगाना है। अब मैडम ये वर्ड यहाँ पर क्यों डाल दिया, समुचित दूरी। अरे भाई देखो, सोचो, जब बीज क्या लगेंगे, मान लो ये खेत है, इस खेत के अंदर हमने बीज क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर बोए हैं, तो देखिए बेटा इन्हें पोषण आराम से मिल पाएगा, इन्हें प्रकाश आराम से मिल पाएगा, पोषक तत्वों के लिए इनके बीच में जो कंपटीशन है वो नहीं होगा, है या नहीं है। इन्हें वृद्धि करने के लिए पूरी पूरी जगह मिलेगी, पादप को
मृदा से पोषक पदार्थों के लिए भी कंपटीशन ही रहेगा। तो इन्हें प्रकाश बहुत अच्छे से मिले, इनके वृद्धि करने के लिए क्षेत्र बहुत अच्छे से मिले, पादपों में आपस में सेम चीज़ों के लिए यानी कि समान इनके लिए रिक्वायरमेंट के लिए इनके बीच में कंपटीशन नहीं हो, उनके लिए हम इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम एक समुचित दूरी पर उगाएंगे। उगा दिए। अब इसकी से दूरी से जो हमें बीज मिलेंगे उगाने पर, उसे हम कौन से कह देंगे, F2 पीढ़ी। पीढ़ी F2 चल रही है, ध्यान रखेंगे, वृक्ष तृतीय आ गया है, क्योंकि पहले तो आपने जनक लिए थे अपने ऐच्छिक जनक जिनका आपने चयन किया था, उससे दूसरे वर्ष में आपने F2 पीढ़ी बनाई है और F1 पीढ़ी बनाई है, और तीसरे वर्ष में आपके पास में F2 पीढ़ी आ गई। अब देखिए बेटा, F2 पौधों को 2000 से 10,000, हम 2000 से 10,000 अब F2 पीढ़ी के पौधे लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2000 से 10,000। ये 2000 से 10,000 पौधे वो होंगे जो हमें लग रहा है कि क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, देखने में इनका उत्पादन अच्छा है, इनकी बीज की आकृति अच्छी है, रोग प्रतिरोधी भी, जो जो कैरेक्टर हम चाहते थे उन कैरेक्टर्स वाले या उन ऐच्छिक लक्षणों वाले 2000 से 10,000 पादपों का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। अब उन्हें हम एक समुचित दूरी पे उगाएंगे। आपको पता ही है हम समुचित दूरी पे क्यों उगा रहे हैं भाई, अब प्रकाश बहुत अच्छे से मिले, पोषक पदार्थों के लिए कोई कंपटीशन नहीं रहे, और इन्हें वृद्धि करने के लिए पूरा पूरा स्थान मिले। इनमें से 100 से 500 उन्नत लक्षण वाले प्रारूपों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो देखिए, पहले हम इनको उगा देंगे। इनको उगाने के बाद में अब हम क्या लेंगे, इनके से जो पीढ़ी निकलेगी F3 पीढ़ी के लिए, उसके लिए हम 500 से कितने का, 100 से 500 उन्नत लक्षण के प्रारूपों को प्राप्त करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है। F2 पौधों को आपने 2000 समूह पे उगाया, अब उनको उगाने के बाद में इनमें से उनको उगाने के बाद में इनमें से आप 100 से 500 उन्नत लक्षण वाले ले लेंगे, और ये आप किस पे आ जाएंगे, F3 पीढ़ी पे आ जाएंगे, जो चतुर्थ वर्ष में आ जाएगी। चलिए, अब आपने जो 100 से 500 पौधे चयनित किए हैं, इन बीज को एकल पादप संतति उगाते हैं, यानी कि इनकी एक 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 हम क्या उगाएंगे, रो में उगाएंगे, एक सीरीज के अंदर उगाएंगे हम, है ना, एक रो में उगाएंगे, और निष्कृत संततियों को त्याग देते हैं, वो उत्कृष्ट संततियों के उन्नत पौधों का चयन किया जाता है। तो सोचिए, आपने 100 से 500 पौधों को क्या करवाया, विकसित करवाया। अब उसमें से भी जो आपके लिए है कि यार मेरे ऐच्छिक लक्षणों के साथ में ये सबसे अच्छा पौधा है, उनको तो हम ले लेंगे और बाकियों को हम क्या कर देंगे, अब हटा देंगे, अब उनका आप आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि उसका रिकॉर्ड हमें रखना होगा, ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्ड ही रखेंगे, उसका रिकॉर्ड आप रखेंगे। चलिए, यहाँ पे आपकी कौन सी चतुर्थ वर्ष पूरा हो गया है। चतुर्थ वर्ष के बाद में हम 5वें वर्ष पे आएंगे, तो वही F3 पीढ़ी की क्रियाओं को हम दोहराएंगे, यानी कि वही हम जिन्होंने उत्कृष्ट पादप वाले हमने लक्षण वाले पादप लिए, उनको हम और आगे क्या करवाएंगे, वृद्धि करवाएंगे, और अब हम छठे वर्ष में आ जाएंगे अपनी 5वीं पीढ़ी के साथ में। चलिए, अब क्या होगा, आपने जो जो पादप चुने हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप 1 से 3 पादप की क्या बनाएंगे, अलग अलग कतारें बनाएंगे भाई, यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग कतारें, और आपको सब कतारों का पता रहना चाहिए। तो जो भी आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा एक पादप है जो रोग प्रतिरोधी है, तो रोग प्रतिरोधी लक्षण वाले रखने वाले 2-3 पौधों की आपने एक कतार लगा दी। फिर आपको लग रहा है कि ये पादप जो है, मेरे जितने ही पादप पे थे उनमें से ये 3 पादप बेस्ट है, जिनके अंदर क्या है, उत्पादन बहुत ज़्यादा है, तो उनकी 1-2-3 पौधों की लेके एक कतार लगा दी, है नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप किसकी लगा रहे हो। फिर आपको पता चला कि ये एक पादप है जो क्या होता है, पोषक, जो जिसके अंदर ना पोस्ट हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद में इसकी लंबाई मान लो कम है लेकिन उत्पादन ज़्यादा है, तो वो लगा दी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अलग अलग ऐच्छिक लक्षणों के आधार पर 1 से 3 पादपों को चुनेंगे और उनकी क्या लगाएंगे, कतारें लगाएंगे। तो देखिए, एकल पादप संतति की 1 से कतारें उगाई जाएगी, अच्छी संततियों में से अच्छे पौधों का चयन किया जाएगा, और इसमें भी उन्नत व समरूप संततियों की कटाई पुंज में की जाती है, वह F5 की क्रियाओं को हम फिर से क्या करेंगे, पुंज में की जाती है, बस सीधी सी बात है। तो आप क्या करेंगे, जो बेस्ट क्वालिटी होगी उसके बहुत ढेर सारे बीजों को आप लेते जाएंगे, अलग उगाएंगे, है नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके बाद के अंदर हम किस में आते हैं, इसके बाद में हम आ जाते हैं किसके अंदर, 7वें वर्ष के अंदर आ जाते हैं, छठे वर्ष में आते हैं। तो छठे वर्ष में हम 5वें वर्ष की क्रियाओं को ही वापस से दोहराएंगे, ठीक है। सॉरी, F6 पीढ़ी के अंदर हम 5वें जो फिलल जनरेशन उसी को वापस बुलाएंगे। अब हम 8वें वर्ष में आ गए हैं। देखिए, चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। अब आप इतने टाइम तक, छठी पीढ़ी तक आ गए हो, तो अब इन पीढ़ियों के अंदर वो सारे लक्षण, ऐच्छिक लक्षण होंगे जो आप अपने पादप में देखना चाहते हो। अब आप क्या चाहते हो कि भाई अब मुझे वो सब मिल गए हैं, क्योंकि आपने समुचित रूप के अंदर क्या ले लिया था, बीजों को ले लिया था, कतारों में लगाकर बेस्ट क्वालिटी,
फिर उसको ही आपने दोहराया F6 जनरेशन में। अब F6 जनरेशन से जो पादप मिलेंगे F7 वाले, उसके अंदर क्या है आप लोगों को अब पता चल जाएगा कि भाई अब बेस्ट क्वालिटी के साथ में, यानी शुद्ध लक्षणों के साथ में, जो मेरे ऐच्छिक लक्षण थे उन लक्षणों के भी जो जीन प्रारूप है वो शुद्ध रूप में आ गए। शुद्ध रूप में आपको पता ही है ना कि दोनों के एलील, यानी कि दोनों के जो आपके क्या थे युग्म विकल्पी थे वो समान है। तो ये शुद्ध लक्षणों के साथ में अब आ चुके हैं। अब आप इन्हें क्या करेंगे, उपज कराएंगे और इनका क्या करेंगे, प्रारंभिक उपज करवा के देखेंगे। फिर 90 वर्ष में आप 8, 2, 8, 9, 10 इस तरह कराएंगे और उन्नत किस्मों को आप क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब देखिए बेटा, अब क्या किया जाएगा, 12वें वर्ष के अंदर इसे उगाया जाएगा, किसानों को दे दिया जाएगा। किसान इसे अच्छे से उगाएंगे और फिर मार्केट में या और किसानों को आगे उगाने के लिए इनका वितरण कर दिया जाएगा और लोगों के लिए भी क्या कर दिया जाएगा, वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या चलती है, बेसिकली वंशावली विधि चल रही है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, देखिए बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने F1 पीढ़ी से F2 बीज की समुचित दूरी पर लगाए। फिर जब आप तृतीय वर्ष में आए, F2 पीढ़ी में आए, तो यहाँ से F2 पोड़ों का पीढ़ी F3 उगाने के लिए, F2 से F3 बनाने के लिए आपने 2000 से 10,000 उगाए थे और फिर इनमें से भी आपने F3 पीढ़ी के लिए सिर्फ 1000 से 500 का क्या किया है, चयन किया है। आपको कब कतारें लगानी पड़ी, कब आपने निष्कृत संततियों को हटा दिया, उत्कृष्ट संततियों को रख लिया, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी इसके अंदर क्या करके रखनी पड़ेगी, याद करके रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया एक हमारा तरीका, जो कौन सा आ गया, वंशावली मेथड आ गया। चलिए दूसरे मेथड पे आते हैं। तो दूसरा मेथड आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने 90 से लेकर 11वें वर्ष के बीच में F8, F9 और F10 को उगा लिया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में सीधा 12वां वर्ष आ गया है। 12वें वर्ष में पीढ़ी कौन सी है, 11वीं है, एक पीछे चल रही है। तब आपने इसको किसानों को दे दिया है बीजों को कि भाई आगे उगाओ, बिल्कुल सब बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। ये नहीं होनी चाहिए आपको, देखो 1 से 3 कतारें आपने उगाई है एकल पादप की, ये कौन से वर्ष में उगाई, 6ठे वर्ष में उगाई, और कौन सी पीढ़ी के बाद में उगाई, 5वीं पीढ़ी को लेकर उगाई। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ये चीज़ें आपकी चूकनी नहीं चाहिए, आपको एज इट इज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं पुज विधि। इस विधि का शोध नेल्सन एंड एहल ने किया था, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हमने इनको ही पढ़ा था जब हमने चैप्टर का नाम भी शुरू किया था। प्लांट ब्रीडिंग में इन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया है अपना। इस विधि में विसंयोजी पीढ़ियां पुंज में उगाई जाती है, यानी कि वे पीढ़ियां जो एक दूसरे से बहुत पहले अलग हो चुकी हैं, है या नहीं है, उनमें कोई तालमेल नहीं है, अब उन्हें हम एक साथ क्या करेंगे, समूह में उगाएंगे। F2 पीढ़ी के बाद किसी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियां उगाई जाती है और उनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पीढ़ी के अंदर हम क्या करें, या इस विधि में हम क्या करने वाले हैं। प्रथम वर्ष के अंदर हम क्या लेंगे, विसंयोजित, जो कि कहीं से भी एक दूसरे से संयोजित नहीं है, हम उन पीढ़ियों को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और उनका संकरण करवा रहे हैं। चलिए अब F1 पीढ़ी में वही वापस हम समुचित दूरी पर उगाएंगे और बीजों को इकट्ठा करेंगे। तृतीय में आ जाते हैं। तृतीय वर्ष के अंदर जब हमें F2 पीढ़ी मिलेगी, इसमें स्वपरागण होता चला जा रहा है। पुंज समष्टि को व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं, कटाई मुड़ाई पुंज में करते हैं, अर्थात सभी पौधों को एक साथ काट के उनके बीजों को क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर मिश्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तरीका नहीं अपनाया जाएगा, सिंपल तरीका है, किसान को बोला कि भाई उगाओ और एक साथ क्या कर लेंगे, इनको काट लेंगे, है या नहीं है। तो आगे देखिए, अब देखिए बेटा F3 पीढ़ी में भी वही एक साथ उगाएंगे फिर काट लेंगे। भाई सारे बीजों को एक साथ उगा रहे ना, तो सोचिए देखो इसके लक्षण वाले बीज एक साथ उग रहे होंगे। अब उन पादपों के अंदर जब पुष्प आएंगे तो वो स्वपरागण कर रहे होंगे, तो इन दोनों की जो जीन है वो एक साथ कहीं ना कहीं घूमते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 5वें वर्ष के अंदर भी आप यही कर रहे हैं, 6ठे वर्ष में भी आप यही कर रहे हैं। ये आप सब क्यों कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो पीढ़ी हम चाहते हैं उसके अंदर शुद्ध लक्षण आ जाए। किसके, P1 के व P2 के, जो हमारे ऐच्छिक लक्षण है, जो शुद्ध लक्षण है। और आपको पता है ये लैंगिक जनन के अंदर क्या होंगे, युग्मक जो है वो पृथककृत होते हैं और किसी एक युग्म विकल्पी को अपने या एक एलील को अपने साथ में लेकर जाइए। तो हम वहां तक वेट करें जहां तक हमें ये लगे कि अब इतनी बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है और वो भी स्वपरागण के द्वारा, कि इनके बेस्ट करेक्टर आएंगे ही आएंगे आगे चलकर। देखिए अब 8वें वर्ष में आ जाएंगे। 8वें वर्ष में आपको कौन सी, 7वीं पीढ़ी के ऊपर काम करना है। तो 30 से 35 हजार पौधों को समुचित दूरी पर अब आपको उगाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 8वें वर्ष में आप 7वीं पीढ़ी के साथ में ऐसा कर रहे हो। अभी तक तो आप सिर्फ इन्हीं को आपस में उगाए जा रहे थे, स्वपरागण करवाए जा रहे थे और इनको नॉर्मल, जैसे कि जो किसान है वो अपनी कमाई के लिए फसल उगाता है वैसे उगा रहा था आराम से, कोई चयन वैन नहीं कर रहा था, एक साथ ही बीजों को काट देता था।
उगा रहा था, काट देता था। बस शुरुआत के अंदर इसने क्या किए थे, जनकों को चुना था, बस दैट्स इट। अब देखिए इसमें से उन्नत लक्षण प्रारूप वाले 500 से 5000 पौधों का चयन करते हैं। अब इनके बीजों को क्या किया जाएगा अलग। तो 8वें वर्ष में आकर हम ब्रीडिंग सिस्टम पर वापस से ध्यान दिए हैं, वापस से हमने प्लांट ब्रीडिंग वाले प्रोसेस को अपनाया कि अब हमें चयन करना है। वहाँ पे आपने 2000 से 10,000 चयन किए थे, यहाँ पर आप 8वें वर्ष में 7वीं पीढ़ी के अंदर कितने का 500 से लेकर 5000 पौधों का क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। और इनके बीजों को आप क्या करते हैं, अलग अलग रखेंगे, आप मिक्स नहीं करेंगे। आप 9वां वर्ष यानी कि 8वीं पीढ़ी इससे बनेगी। तो आप लोगों ने क्या किए, 500 से 5000 बीजों का चयन किया, अब इनको उगाया तो इनसे 8वीं पीढ़ी बढ़ी। उपयुक्त बीजों को एकल पादप संतति उगाते हैं, उत्कृष्ट संततियों का चयन करके उनका बीज अब क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपने बीजों को अलग अलग कर दिया था, तो अब हर लक्षण के लिए जिस जिस लक्षण के लिए आपने बीज को अलग किया है उस एक एक पादप को उगाएंगे आप, ठीक है। तो उपयुक्त बीजों की एकल पादप संततियां उगाते हैं। अब उत्कृष्ट संततियों का चयन करके उनका बीज अलग कर लेते हैं और इन बीजों से जो भी बेस्ट पादप निकलेगा है यानी उसका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बीज के उत्पादन के लिए आपको ऐसे 8 से 10 पौधे मिले जो अच्छा उत्पादन कर रहे थे, तो उनको आप क्या कर लोगे, अलग करोगे। और इसके बाद में अब फिर से अब जो बीज आपने अलग कर लिए हैं उनसे आप क्या लगाएंगे, 10वें वर्ष के अंदर नवी पीढ़ी को ला देंगे। नवी पीढ़ी में देखिए क्या होगा, चयनित संततियों को प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, पश्चित उन्नत के उसको मानक के रूप में लगाएंगे। अब देखिए बेटा जो आपकी चयनित संततियां था उनको भी लगाएंगे, जो अब तक प्रचलित चल रही थी उनको भी लगाएंगे, ताकि क्या कर सके, हम कंपैरिजन कर सके कि हाँ हम जो बेस्ट क्वालिटी चाहते थे वो आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ में हम किस पे आ जाएंगे, हम 11वें 13वें वर्ष तक आ जाएंगे और वहाँ तब तक हम 10वीं 11वीं और 12वीं पीढ़ी को पूरा कर लेंगे। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, सर्वोच्च एक या कुछ संततियों को समन्वित में शामिल करते हैं, मानव में उत्कृष्ट संतति किस्म के रूप में विमोचित कर लिया जाता है। अब इसके बाद में 12वीं पीढ़ी तक आते आते भाई आप लोगों ने क्या देखा था, आपने शुरुआत में 2 जनक लिए थे। एक जनक क्या था, जिसका बीज उत्पादन अच्छा था, और एक पादप ऐसा था इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी थी। आखिरी तक आते आते अब आप क्या लेकर आ गए हो, उस पादप के उस शुद्ध लक्षणों के साथ में लेकर आ गए हो संकरण करवा के, जिसमें एक ही पादप में आपको दोनों लक्षण क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब 14वें वर्ष के अंदर आप क्या करेंगे, अब आपको लग जाएगा कि भाई देखिए कि बहुत सारी टेस्टिंग होती है, एक ही बार में नहीं हो जाता है कि हमारी प्रचलित जो फसल थी उससे ये किस प्रकार से बेस्ट है। ये सब कुछ चीज़ें देखने के बाद में फिर हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम बीजों को क्या कर देंगे, मार्केट के अंदर छोड़ देंगे और किसानों को दे देंगे, भाई अब आप इसे उगाइए, ये बेस्ट है। जो आप पहले प्रचलित फसल के लिए प्रचलित बीज यूज़ कर रहे थे उनसे ये ज़्यादा बेस्ट है, उन्हें समझाकर उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उगाने के लिए दे दिया जाएगा। तो आपके पास में कौन सा आ जाता है, ये एक मेथड आ जाता है। दूसरा आता है प्रतीप संकरण, इसे क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कहा जाता है। और बैक क्रॉस मैंने आपको समझाया भी था। देखिए बैक क्रॉस कब होता है, आपके पास में प्रतीप संकरण 2 प्रकार का होता है। मान लीजिए ये आपके जनक है, ये शुद्ध लंबा है और ये कैसा है, शुद्ध बोना है, ठीक है। ये जब जनन करेंगे तो इनके जो युग्म विकल्पी है वो युग्मक बनने के दौरान, क्योंकि लैंगिक जनन करेंगे तो युग्म क्या होगा, लैंगिक जनन में युग्मक बनेंगे किससे, अर्धसूत्री विभाजन से, और उसके द्वारा आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर F1 पीढ़ी मिलेगी। देखिए जब मैंडल ने जेनेटिक्स के अंदर इस क्रॉस को किया तो जानने का रीज़न ये था कि क्या पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन वापस से आ सकते हैं। उसको बाहर से ये पेड़ कैसा नज़र आ रहा था, लंबा नज़र आ रहा था, बट उसे ये नहीं पता चल रहा था कि इसमें दोनों ही जनकों की जीन आई है क्या। ये देखने के लिए उसने क्या कराया, प्रतीप क्रॉस करवाया। उसमें से एक क्रॉस को तो उसने क्या बोला, टेस्ट क्रॉस बोला। इस क्रॉस को क्या बोला, टेस्ट क्रॉस बोला, जिसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस के अंदर जो भी आपकी F1 जनरेशन है, जो भी आपकी F1 पीढ़ी है, उसका क्रॉस उसके रिसेसिव यानी कि अप्रभावी जनक के साथ में करवा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने ये क्रॉस करवाया तो हमें वापस से जनक वाला 2 पादप हमें ऐसे मिले, या 50% पादप हमें ऐसे मिले जो कि अप्रभावी लक्षण को रख रहे थे। अगर सोचो इसके अंदर दोनों ही प्रभावी होती, अगर ये दोनों ही कैपिटल टी होते तो स्मॉल टी छोटे टी रखने वाला एक भी जनक नहीं बनता।
और अगर दोनों स्मॉल टी ही होती है F1 जनरेशन, तो ये पीढ़ी हमें देखने में लंबी नहीं नज़र आती, पर ये हमें लंबी नज़र आ रही थी। इससे हमें पता चला कि भाई जो F1 पीढ़ी है ना, उसमें प्रभावी जीन के भी युग्मक आए हैं और अप्रभावी जीन भी आई है, परंतु हमें F1 पीढ़ी में इसलिए लंबे नज़र आए थे क्योंकि लंबापन जो था वो प्रभावी था, इसलिए जो बोनेपन की जीन थी वो दब गई थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। जब हमने इसका अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया तो वापस से हमें वही जनक वाले कॉम्बिनेशन फिर से मिल गए, यानी F1 पीढ़ी में इस अप्रभावी लक्षण की जीन तो थी पर वो अपने आप को दर्शा नहीं पा रही थी। ऐसे दूसरा जो आपके पास में क्रॉस होता है बच्चा, इसे आप लोग क्या कह देते हैं, आउटक्रॉस कह देते हैं। इस आउटक्रॉस के अंदर आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी प्रभावी पीढ़ी होती ना, इस प्रभावी पीढ़ी को आप इसकी F1 पीढ़ी से क्या करवाते हैं, गुणन करवाते हैं। तो उसकी वजह से देखिए आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में कॉम्बिनेशन आएगा टी 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 और टी टी, यानी कि फिर से आपके पास में जनक वाले लक्षण भी आ जाएंगे। तो और हमें इसी का इस्तेमाल करना है। पादप प्रजनन में हमने क्या किया, पादप प्रजनन में बोला कि हम क्या चाहते हैं, इन दोनों के लक्षण आ गए, ठीक है, प्रभावी, और उन प्रभावी लक्षणों को वापस से जनकों के साथ में करवा के हम प्योर यानी कि शुद्ध लक्षण रखने वाले पादप बनाना चाहते हैं। ये क्या होता है प्रतीप संकरण में। तो देखिए इस विधि में F1 तथा बाद की पीढ़ियों का संबंधित F1 एक जनक के साथ प्रतीप संकरण करवाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, F1 पीढ़ी का वापस से पीछे की तरफ जाकर उसके किसी एक जनक के साथ में उसका संकरण करवाया जाता है। अगर ये संकरण अप्रभावी पीढ़ी के साथ हो रहा है, अप्रभावी लक्षण वाले रखने के साथ हो रहा है, तो आप इसे टेस्ट क्रॉस कह देते हैं, और प्रभावी लक्षण वाले के साथ में हो रहा है तो आप इसे क्या कह देते हैं, आउट क्रॉस कह देते हैं। बिल्कुल सही बात है। परिणाम स्वरूप नई किस्म का जीन प्रारूप प्रतीप संकरण के लिए उपयोगी किए गए जनक के लगभग समान होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए आपके पास में दो लक्षण ऐसे मिले हैं, दो जीव आपको ऐसे मिले जो बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल इस जनक के समान है, बिल्कुल जनक के समान है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, स्मॉल टी वाले दोनों बिल्कुल जनक के समान है। तो इससे आपको जनक के लगभग समान, पूरे समान क्यों नहीं बोले बेटा, इसलिए कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, तो विभिन्नताएं तो आएगी ही आएगी, थोड़ी बहुत तो विभिन्नताएं आएगी, है ना। प्रतीप संकरण के उपयोग किए जाने वाले जनकों को आवर्ती जनक कहते हैं, व दूसरे जनक को अनावर्ती जनक कहते हैं। आवर्ती का मतलब क्या होता है, दोहराना, बार बार। तो सही बात है, आपने पुंज विधि के अंदर, ठीक है, और वंशावली विधि में हर बार जनकों को F1 F2 पीढ़ी में ऐसा था, आगे बढ़ते चले जाते थे, वापस पीछे की तरफ नहीं जा रहे थे, तो हर बार एक आपके पास में नए जनक आ रहे थे, देखा जाए तो हर एक पीढ़ी के लिए। तो वो कैसे थे, वो अनावर्ती जनक थे। यहाँ पर आप पीछे गए हैं, वापस उन्हीं जनकों को आपने दोहराया है या नहीं, F1 पीढ़ी को वापस से आप पीछे लेकर गए और उन्हीं जनकों के साथ में जो पहले F1 पीढ़ी के जनक थे उन्हीं के साथ में उनका जनक करवाया। तो जनक यहाँ पे दो बार दोहराए गए हैं, तो इन्हें आप क्या कह देते हैं, आवर्ती जनक कह देते हैं। समझ में आया, अनावर्ती और आवर्ती जनक। जब आप समान जनकों को एक से दूसरी पीढ़ी में भी क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन्हें आवर्ती जनक कहते हैं। अनावर्ती जो एक बार जनन कर चुके अब वो चले गए, अब हम नए ही जनकों को लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें हम अनावर्ती जनक कहते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले अनावर्ती जनक, बिल्कुल सही बात है भाई, अभी इनको हमने पहली बार अपने जनकों को चुना है, तो हम अपने प्रथम वर्ष में है, और ये दोनों ही अनावर्ती जनक है, और एक कौन सा है आपके पास में, आवर्ती जनक है। बिल्कुल सही बात है। समझिए ये यहाँ पे कहाँ से शुरू कर रहा है, ये शुरू ही कहाँ से कर रहा है, F1 पीढ़ी से शुरू कर रहा है, और उसका आवर्ती जनक से क्या करवा रहा है, टेस्ट करवा रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जनक एक कीटग्राही, जनक बी कीटरोधी, दोनों जनकों में इसने क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। अब देखिए बेटा, आपको द्वितीय वर्ष में F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, कैसे, इसके द्वारा आपको ये RR मिली होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। F1 जनक ए से प्रतीप संकरण करवाते हैं। अब हम F1 जनक का, चलिए हम इस क्रॉस को ना साइड में करते भी चले जाते हैं ताकि हमारे लिए अच्छा रहे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एक बार इसे मिटा दें थोड़ा सा, हाँ जी, सबसे पहले इसने क्या किया, ये इसे दूसरे पेज पे करते जाते हैं एक एक के साथ में, ठीक है। तो हम ले रहे हैं पहले प्रथम, अच्छा हेडिंग वहाँ पे डली हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ हम हेडिंग के साथ में ही आगे बढ़ेंगे, हेडिंग को बार बार नहीं डालेंगे। प्रथम वर्ष, तो सबसे पहले आ गए हम फर्स्ट ईयर पे, हम फर्स्ट ईयर लिख देते हैं प्रथम वर्ष की बजाय, है ना, फर्स्ट ईयर। चलिए जी, फर्स्ट ईयर पे क्या है, अनावर्ती जनक है और आवर्ती जनक है।
ये बार बार इस्तेमाल किया जा चुका है, ये एक ही बार इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें लिया है आपने कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो सीधी सी बात है, इनसे जो पहली पीढ़ी बनी होगी F1 पीढ़ी, वो ये बनी है, ये आपके पास में बनी है F1 पीढ़ी। बिल्कुल सही है, ये मेरे पास में क्या बनकर तैयार हो गई, F1 पीढ़ी। अब हम द्वितीय वर्ष पे आते हैं। चलिए जी, द्वितीय द्वितीय वर्ष के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी आपके पास में F1 पीढ़ी आई है ना, इसका पीछे जाएंगे आवर्ती। आपने RR को आवर्ती जनक के रूप में इस्तेमाल किया है, ये आपका अनावर्ती के रूप में है, और ये आवर्ती यानी कि इसे आप बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए जी, इसका क्रॉस हमने इसके साथ में करवाया। हमें क्या क्या मिलेंगे, एक ये, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं? तो देखिए, अब हमें कौन सी मिल जाएगी, हमें आवर्ती। तो F1 जनक ए प्रतीप संकरण करवाते हैं, बोलो है या नहीं है? अब क्या होगा, हम किस में आ गए हैं, हम तृतीय वर्ष के अंदर आ जाएंगे। तो तृतीय वर्ष में आने पर हम वापस से आवर्ती जनक के साथ में, तो यही है कि हमें हर बार क्या मिलती चली जाएगी, हमें हर बार ये पीढ़ी मिलती चली जाएगी। और इस पीढ़ी का अब हम तृतीय वर्ष में आएंगे, तृतीय वर्ष में फिर से ये इसका वापस से हम किससे करवाएंगे, आवर्ती जनक से क्या करवाएंगे, जो मेन जनक है उसी से बार बार हम क्या करवाते चले जा रहे हैं, क्रॉस करवाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तृतीय वर्ष के अंदर हम क्या करेंगे, वापस से आवर्ती जनक कीट परीक्षण करते हैं, वह रोधी पौधे का जनक ए से प्रतीप संकरण करवाते हैं। तीसरे वर्ष की क्रिया को दोहराते हैं, तीसरे वर्ष की क्रिया को दोहराते हैं, तीसरे वर्ष की क्रिया को दोहराते हैं, तीसरे वर्ष। तो 7वें वर्ष तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ष की क्रिया को क्या करवाया है, दोहराया। अब जब हम 8वें वर्ष के अंदर आए तो कीट परीक्षण करते हैं, वह रोधी पौधे में स्व परागण करवाते हैं। अब की बार जो आपको ये जाति मिल रही है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको आप फिर से आवर्ती जनक के साथ में नहीं करवा रहे हो, आप इसी में क्या करवा रहे हो, स्व परागण करवा रहे हो। तो देखिए, जब आप इसी में स्व परागण करवाएंगे तो क्या होगा, आपको ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, है या नहीं? तो स्वपरागित पौधों के बीजों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो किसी बीज में ये वाला जीन प्रारूप होगा, किसी में ये होगा, किसी में ये प्रभाव होगा। 9वें वर्ष में हम उपरोक्त बीजों को, अब जो हमें बीज मिलेंगे इसके भी बीज मिलेंगे हमें, इन बीजों को हम एक एक करके अलग अलग क्या करेंगे, उगाएंगे। चलिए जी, उगा लिया। अब 10वें वर्ष के अंदर पुनः उपयुक्त बीजों में एकल पादप संततियां उगाएंगे, फिर उगाएंगे। रोधी संततियों के बीजों को फिर हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। और ऐसे करते हम कहाँ आ जाएंगे, 11वें वर्ष में। 11वें वर्ष में प्रचलित कीट रोधी किस्म को मानक के रूप में लेकर उपरोक्त रोग रोगी संततियों को उपज परीक्षण किया जाएगा। चलिए, अब क्या किया जाएगा, इस प्रकार से देखिए आपने क्या किया, इस विधि से क्या किया, ये समझिए मैडम, आपने इस विधि से क्या कहना चाह रहे हो ना। देखिए, आपने जनक ए कीट ग्राही व जनक बी कीट रोधी है, ये कीट रोधी है। तो आप जब बार बार इसी के साथ में क्या करवाते रहे हो, जनन करवाते चले गए हो, तो वो कीट रोधी वाला लक्षण क्या आ गया, आपके पादप में भी आ गया। आप बार बार उस एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, अब आपको लगा कि भाई अब ये मेरे इस पादप के अंदर ये कीट रोधी वाली जीन अच्छे से आ गई है, आपने इसका स्वपरागण करवा लिया। और स्वपरागण करने के बाद में भी ऐसा नहीं कि एक ही बार में इसकी 10-11 वर्ष तक इसकी आप लोगों ने क्या करवाई, अच्छे से इसको क्या करवाया, रुकवाया। अब रुकवाने के बाद के आपने क्या किया, आपने जो आपने फसल बनाई है, जो आपने संकरण के द्वारा बनाई है नई फसल, बार बार आवर्ती संकरण करवा के उस पादप के साथ में जिसके अंदर रोग प्रतिरोधी जीन थी, जो कि अब आपके पादप में भी आ चुकी है 10वीं पीढ़ी तक आते आते, उसको और जो प्रचलित किस्म थे उससे उगा कर देखा। सही बात है, अगर जो आपने नया संकरण बनाया है उसके अंदर अगर ये जीन आ गई होगी, कौन सी वाली जीन आ गई होगी, जो कि उसे क्या दे रही है, रोग प्रतिरोधकता दे रही है, अगर ये जीन इसके अंदर आ गई होगी तो जो प्रचलित किस्म थी वो तो अभी भी क्या हो रही होगी, संक्रमित हो रही होगी। और जो दूसरी थी जिसमें जीव रोधी आ गई है, उसके आप क्या नहीं होंगे, वो रोगी नहीं होगी।
इससे आप क्या कर पाओगे, अच्छे से परीक्षण कर पाओगे। जब आपके परीक्षण हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे कि ये मानव से अधिक कीटरोधिता व अधिक उपज देने वाली संकेतों के बीज को आप क्या कर दोगे, आप किसानों को दे दोगे, ताकि वो इसका क्या कर सके, आगे गुणन करवा सके और नए बीज बनवा सके। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बार बार आपने एक ही संतति के साथ में क्यों संकरण करवाया है, ताकि उसके कीट रोधी वाली जो जीन है ना वो अच्छे से क्या आ जाए, हमारी पीढ़ी के अंदर आ जाए, और वो हमें 8वीं पीढ़ी में आती हुई मिली। इसलिए 8वीं पीढ़ी के बाद में हमने स्वपरागण करवाया बार बार, ताकि जो बेस्ट लक्षण वाला पादप है वो हमें क्या हो जाए, मिल जाए शुद्ध लक्षण के साथ में कि इसमें पूरी रोग प्रतिरोधकता की जीन आ चुकी है। और फिर उसके बाद में हमने पादप बनाया उसका, और जो प्रचलित प्रजाति था उसको एक साथ उगाया। प्रचलित प्रजाति में अभी भी वो जीन नहीं थी, तो सीधी सी बात है वो आराम से क्या हो गई, संक्रमित हो गई। जो आपने नई जाति बनाई उसे वो कीट संक्रमित नहीं कर पाए। प्रचलित पादप को देकर वो कीट वहाँ पर आए होंगे, लेकिन उसे संक्रमित नहीं कर पाए। जिसे संक्रमित नहीं कर पाए उसको बीजों को इकट्ठा करके आपने मार्केट में वितरित कर दिया किसानों को, ताकि किसान उसे आगे निकाले और उनको क्या होता रहे, लाभ होता रहे। तो ये एक और आपके पास में मेथड हो गया है। तो पहले मेथड में आपको वंशावली बनवानी पड़ती है, दूसरे मेथड में आप विसंयोजित पेरेंट्स के बीच में क्या करवाते हैं, संकरण। तीसरे मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, जो लक्षण आपको लेकर आना है एक, उसको बार बार एक ही जनक से आप बार बार क्या करवा जाते हैं, जनन करवाते जाते हैं। तो ये कहाँ पर क्या हुआ है, हर पॉइंट पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो प्रतीप संकरण के गुण, इस विधि के निम्नलिखित गुण होते हैं। यह विधि सुगम, सस्ती व वैज्ञानिक है। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, जिस पादप के लक्षण आपको चाहिए उससे आपको 7वीं 8वीं पीढ़ी तक बार बार क्या करवाना है, जनन करवाना है। तो नॉर्मल खेती की तरह खेती करवानी है या नहीं है। नए प्रभेद में किसी प्रकार की कृषि कार्य परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है, अपने आप नए नए प्रभेद आते जाएंगे। लैंगिक जनन है भाई, जीनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो नए प्रभेद अपने आप बनेंगे। नई प्रभेद को किस्म तुरंत ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि उनकी जानकारी में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे ही उगाने पड़ते हैं। तो जैसे आपको 500-5000 पौधे उगाने पड़े थे, वैसी की आवश्यकता नहीं है, कम कम पौधे उगाइए और अपने टेस्ट को आप क्या करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अब प्रतीप संकरण के दोष देखिए। इसमें प्रभेद आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अतिक्रमित विविधता का लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो सही बात है, देखो बेटा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और कहीं ना कहीं जो अनावर्ती जनक थे उसके भी उसके अंदर लक्षण आएंगे ही आएंगे। तो बेस्ट तो नहीं, बट हाँ हम अच्छी क्वालिटी पर पहुंच जाएंगे। यदि कई लक्षणों का स्थानांतरण करना हो तो फिर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। एक लक्षण को ध्यान में रख के तो आप करवा सकते हो, बहुत सारे लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर आप ये विधि करवा रहे हो तो फिर क्या हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर आप इसे नॉर्मल फार्मिंग वाले क्रॉप मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, फिर आपको थोड़ी टेक्निकल और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक अप्रोच भी क्या करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। जबकि अभी आपने खुद ने कहा कि इस मेथड के अंदर आपको इतनी वैज्ञानिक अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप एक लक्षण को ध्यान में रखकर कर रहे थे। अभी हमने देखा कि हम कीट रोधिता के लक्षण को ध्यान में रखकर क्या करवा रहे थे, संकरण करवा रहे थे। अब हम आते हैं बहुसंकरण विधि पर। विभिन्न उद्रव वाले 2 से अधिक पौधों को किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करवाने को आप क्या कहते हैं, बहुसंकरण। तो विभिन्न उद्भव वाले 2 से अधिक पौधों को किसी एक लक्षण की दृष्टि से, यानी कि ये क्या होते हैं, मान लीजिए कोई पौधे जो भिन्न भिन्न जगहों पर उग रहे थे, उनके किसी एक लक्षण को आप क्या कर रहे हो, आप मान रहे हो, और उस एक लक्षण के आधार पर आप क्या करवा रहे हो, संकरण करवा रहे हो, तो उसे बहुसंकरण कहते हैं। बहुसंकरण उस समय किए जाते हैं जब कुछ एक से एक लक्षण कई प्रभेदों में क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। सही बात है भाई, वैरायटी एक है। मान लीजिए एमपी में जो गेहूं उगता है उसका दाना मोटा है, राजस्थान में जो गेहूं उग रहा है वो रोग प्रतिरोधी है, पंजाब में जो गेहूं उग रहा है उसका पोषक तत्व बहुत ज़्यादा है, केरला में जो गेहूं उग रहा है उसके एक ही पादप पर उसकी उत्पादकता ज़्यादा है। तो गेहूं तो एक ही है, लेकिन उसके लक्षण कितने बिखरे हुए हैं। हम चाहते हैं इन अलग अलग उद्भव वालों को, सारे लक्षणों को हम एक जगह एक पादप में मिला दें। तो ऐसे को जब करना होता है तो हम कौन सा करते हैं, बहुसंकरण विधि को अपनाते हैं। तो यहाँ के साथ में आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।